जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम जो चल रहा है उसका पार्ट 3। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और आपसे बता दूँ कि मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक बताया था और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 200 तक बताया था और इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 201 से 300 तक। तो चलिए आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि आने वाले 20 मिनट के अंदर में हम लोग फटाफट 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 में आपसे पूछा गया है विभागीय शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए प्रत्यय क्या होता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगा हो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर विभागीय में जो अंत में आ रहा है वो है ये, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 202 में आपसे पूछा गया है भवन शब्द है। तो देखिए भवन जो है वो पुल्लिंग होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 203 आय का विलोम क्या होगा। तो देखिए आय का विलोम होगा व्यय। खर्च क्यों नहीं होगा, क्योंकि आय जो है तत्सम शब्द है और व्यय भी क्या है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द ही होता है। यहाँ पर आय के स्थान पर अगर आपका आमदनी रहता तो उसका उल्टा खर्चा हो जाता, लेकिन आय है तो क्या होगा, व्यय होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका अनादर में कौन सा समास है। तो देखिए अनादर में अन लगा हुआ है। अन जो होता है वो अव्यय होता है और जिस समास में पहले अव्यय आ जाए वो अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 205 त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए त्रि का अर्थ होता है 3। जिस समास में प्रथम शब्द संख्या सूचक आ जाए वह द्विगु समास होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 206 में उच्च शब्द का विशेषण है। उच्च शब्द का विशेषण होता है उच्चतर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 207 में बेईमान शब्द में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग का मतलब होता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगा हो। तो बेईमान के शुरू में आपका बे लगा हुआ है, बे जोड़ ईमान से बेईमान बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बे। नेक्स्ट है आपका कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची होता है जलज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पढ़ाई में सबसे अंत में आ रहा है आई आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आई। नेक्स्ट है आपका शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। तो देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है बावनी। बावनी जो शब्द है वो बना है 52 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद करें। तो देखिए उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ चारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका 213 में बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो ये जो दमयंती स्वयंवर है ये लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका उसने कहा था कहानी है कैसी। युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। देखिए ये तीनों विशेषताएं हैं उसकी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका 216 में निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। सुखमय जीवन ये भी है, ये है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बुद्धू का कांटा ये भी है, उसने कहा था ये भी है। हारे को हरिनाम ये नहीं है, ये आपका लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हारे को हरिनाम, ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। आगे है आपका जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था ऑप्शन सी बाउल। उनको प्यार से बाउल लोग कहते थे। नेक्स्ट है आपका जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो है छात्र आंदोलन के नेतृत्व किए थे सन 1974 में। एक चीज़ इनके बारे में आप याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के दौरान यानी छात्र आंदोलन के दौरान 5 जून 1974 को
पटना गांधी मैदान में भाषण दिए थे? ये आपसे डेट पूछ सकता है। तो कब भाषण दिए थे? 5 जून 1974 को। एक चीज़ और याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण को जेपी भी कहा जाता है और इनको जन लोकप्रियता के कारण लोकनायक भी कहा जाता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जेपी को, यानी कि जयप्रकाश नारायण को। और इन्होंने भाषण कब दिया था? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। नेक्स्ट है आपका 219 में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये भी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो देखिए ये अर्धनारीश्वर जो है ये अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो रामधारी सिंह दिनकर है नहीं, तो आप किसी ऑप्शन में बना लेंगे। हाँ सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन ए में है दिनकर दिया हुआ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 221 में रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका है मालती, अगर नायक पूछे तो महेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो देखिए ये बातचीत जो है ये बालकृष्ण भट्ट का है। ओश सदा नीरा ये है जगदीश चंद्र माथुर का, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तिरीच जो है वो उदय प्रकाश का है। हंसते हुए मेरा अकेलापन ये मलयज का है। नेक्स्ट है आपका 223 हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो ये हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो मलयज की डायरी है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जूठन क्या है? तो देखिए जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है जैसी को, यानी मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ बता दें दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि पार्ट बाय पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जा कर के लेसन बाय लेसन सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना हुआ है हिंदी और इंग्लिश का, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सूरदास किस भाषा के कवि है? तो देखिए सूरदास जो है कृष्ण की भक्ति करते थे और ये ब्रज भाषा में लिखते थे, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 228 में नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो देखिए नाभादास के दीक्षा गुरु थे अग्रदास, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी अग्रदास। आगे है 229 में भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को भूषण की उपाधि दी थी राजा रुद्र शाह ने, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तो तुमुल कोलाहल कला में ये है रचना जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पुत्र वियोग किसकी रचना है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था ऑप्शन बी 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका दूसरा सप्तक, ये आपके बुक का नाम है, ये है आगे है मुक्ति बोध का जन्म स्थल है, तो मुक्ति बोध का जन्म हुआ था आपका छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अधिनायक किस कवि की रचना है? तो अधिनायक जो है ये लिखा गया है रघुवीर सहाय के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 235 में वार्तालाप का संधि विच्छेद करे, तो देखिए वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा वातः जोड़लाप, कहाँ पर दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप वातः कर लेंगे, क्या हो गया, इसको आप क्या कर लेंगे, वातः कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से वातः जोड़ लाप, वार्तालाप, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 236 में नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक का संधि विच्छेद होगा नए जोड़, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका 237 में अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है अनुजोड़ एशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे है उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम का संधि विच्छेद होता है उत्जोड़गम, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका 239 निश्चल का संधि विच्छेद है, निश्चल का संधि विच्छेद होता है निह जोड़ चल, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो लुटेरा में है आपका एड़ा, एड़ा इसमें आप कर लेंगे, ऑप्शन सी में एड़ा कर लेंगे, यहाँ पर टाइप करने में गलत हो गया है एड़ा, ठीक है। पीडीएफ जब मैं इसका प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कि टेलीग्राम चैनल में जब मैं इसका पीडीएफ डालूंगा उसमें मैं इसे सुधार दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आपका 241 में अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो अज्ञान में आपका अ उपसर्ग है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है आपका राजकुमार कौन सा समास है? तो राजकुमार जो है वो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है
दाल रोटी के समास का नाम बताएं। तो देखिए दाल रोटी दोनों का इम्पोर्टेंस बराबर है, तो जब दोनों का इम्पोर्टेंस बराबर हो यानी कि दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है घनश्याम कौन सा समास है। तो देखिए घन का मतलब होता है बादल, श्याम का मतलब काला, बादल के समान काला, यानी विशेषण और विशेष दोनों मिल रहा है तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौराहा कौन सा समास है। चौ का मतलब चार होता है, यानी ये संख्या सूचक शब्द आ गया शुरू में तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका पीताम्बर कौन सा समास है। देखिए पीताम्बर का अर्थ होता है विष्णु, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि इसका कोई पद प्रधान नहीं है तो ये बहुब्रीहि समास होगा। आगे है पय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पय का पर्यायवाची होता है दूध। नेक्स्ट है आपका अनुराग का विलोम क्या होगा। अनुराग का विलोम विराग होगा, ऑप्शन बी। आगे है अथ का विपरीतार्थक क्या होगा। अथ का विपरीतार्थक इति होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कृष्ण का विलोम क्या होगा। तो कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपने सुना होगा। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अनहरिया और शुक्ल पक्ष का मतलब होता है इजोरिया। आगे आपका अस्थावर का विलोम क्या होगा। तो अस्थावर का विलोम होगा जंगम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अस्थावर का मतलब होता है फिक्स और जंगम का मतलब होता है जो मूवेबल, जो मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। 252 में है आपका नर का विपरीतार्थक शब्द है। तो देखिए नर का विपरीतार्थक शब्द होता है नारी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्तुति का विलोम क्या होगा। तो स्तुति का विलोम होता है निंदा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संध्या का विलोम क्या होगा। तो संध्या का विलोम होता है प्रातः, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका शिव का उपासक क्या कहलाता है। तो शिव का उपासक कहलाता है शैव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए अपने पैरों पर खड़ा होने का अर्थ होता है आत्मनिर्भर हो जाना, यानी कि स्वावलंबी होना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है आपका आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। देखिए आसमान टूटने का अर्थ होता है अचानक से मुसीबत का आना, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट के पानी पीने का मतलब होता है बहुत सारा अनुभव होना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 259 में पूछा है त्राही त्राही करने का क्या अर्थ होता है। तो देखिए त्राही त्राही करने का अर्थ होता है बहुत दुखी होना, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण का विशेषण क्या होता है। देखिए स्वर्ण का विशेषण होता है स्वर्णिम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जगत का विशेषण क्या होगा। जगत का विशेषण होता है जगतिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिन का विशेषण क्या होता है। दिन का विशेषण दैनिक होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका अरण्य का समानार्थी क्या होता है। तो देखिए अरण्य का समानार्थी होता है यानी कि पर्यायवाची होता है विपिन। अब ये अरण्य क्या है, विपिन क्या है। तो अरण्य का मतलब जंगल होता है और विपिन का अर्थ भी क्या होगा, जंगल होगा, क्योंकि दोनों समानार्थी है। नेक्स्ट है तलवार शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखिए तलवार शब्द का विलोम, तो देखिए तलवार शब्द का विलोम हो जाएगा शायक, तीर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 265 में बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका 266 में बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो बातचीत जो है वो निबंध है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपका ललित निबंध रहे तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निबंध या ललित निबंध कोई एक ऑप्शन में आपको मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो बातचीत से मन जो है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे आपका बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है बालकृष्ण भट्ट की रचना है कौन। उसने कहा था बातचीत ओ सदानिडा, तो बातचीत बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 270 में बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा है। तो ऐसा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो देखिए ये बातचीत जो है एक निबंध है, यानी कि ललित निबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो देखिए उसने कहा था जो कहानी है ये भाव प्रधान कहानी है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो लहना सिंह जो है वो भारत का सैनिक था, लेकिन उस समय भारत जो है
वो इंग्लैंड का गुलाम था, इसलिए वो इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1915 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं लेसन बाय लेसन इसका ऑब्जेक्टिव देखना, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव आपका बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है। अगर आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो आपका पूरा स्टोरी बता करके मैंने ऑब्जेक्टिव समझाया है। तो आप अगर चाहे, आपके पास समय हो, तो उसको भी आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा स्पष्टता आ जाएगी। और समय नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको आप महासंग्राम को कंप्लीट कीजिए, आप एग्ज़ाम में इसी से हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर समय हो तो उसे भी देख लेंगे, पढ़ा हुआ चीज़ आपका बेकार नहीं जाता है। नेक्स्ट है आपका, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक या कथाकार कौन है? तो उसने कहा था ये लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 276 में, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे है तेरी कुरमाई हो गई, यह किस कहानी का वाक्य है? तो देखिए तेरी कुरमाई हो गई ये पंजाबी वाक्य है, जिसका अर्थ होता है क्या तेरी सगाई हो गई, और ये आया है उसने कहा था कहानी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह आया है उसने कहा था में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसने कहा था कहानी जो है उसका नायक कौन है? तो लहना सिंह है। आगे है, जयप्रकाश नारायण ने भाषण के अंश का शीर्षक है। देखिए जयप्रकाश नारायण ने जो भाषण दिया था उसका अंश का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण ने जो भाषण दिया था 5 जून 1974 को गांधी मैदान में, उस भाषण का नाम रखा गया है आपके टेक्स्ट बुक में संपूर्ण क्रांति, जो कि 3 पार्ट में है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 281 में है, संपूर्ण क्रांति साहित्य की कौन सी विधा है? तो संपूर्ण क्रांति जो है वो भाषण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को ही कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है आपका, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भट्ट निबंध माला के लेखक कौन है? तो देखिए भट्ट निबंध माला के जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट ही हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पर ABCD नहीं दिया है, देना भूल गया था, तो इसको आप मैनेज कर लेंगे, PDF में मैं इसको दे दूँगा। नेक्स्ट है आपका, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये भारत रत्न जो है जयप्रकाश नारायण को मिला था 1998 में, यानी कि 1998 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 288 में रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, दिनकर किस युग के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर जो है वो छायावादोत्तर युग के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है आपका, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो देखिए अर्धनारीश्वर आप कहीं मेला में या यज्ञ में गए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे आधा शिव और आधा पार्वती की मूर्ति, उसी को कहा जाता है अर्धनारीश्वर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव पार्वती। ऑप्शन ए। आगे 291 में आपसे पूछा गया है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। देखिए ये जो लाइन है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया, ये अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है और लिखा हुआ है आपका रामधारी सिंह दिनकर का। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुरुष जो है वो स्वयं तो वृक्ष के समान मजबूत बन गया पर उसने नारी को किसके जैसा बना दिया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लता के समान बना दिया, यानी लता के समान कमज़ोर बना दिया। आगे है 292 में, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, कहाँ की पंक्ति है? तो ये अर्धनारीश्वर में आया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इनको मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो देखिए ये सदानीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ है। पल्लव जो है ये सुमित्रा नंदन पंत का लिखा हुआ है, और ये डी जो है कमायनी, ये जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रश्मि रथी। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। और कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, ये सब भी इन्हीं का लिखा हुआ। नेक्स्ट है आपका,
अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे है अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुई थी? तो अर्धनारीश्वर का प्रकाशन हुआ था 1952 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 297 में गैंग्रीन। गैंग्रीन देखिए गैंग्रीन क्या है? तो ये जो आपके बुक में लेसन 5 है रोज, जो कि अज्ञे के द्वारा लिखा गया है, इसका पहले नाम गैंग्रीन ही था इस पाठ का, बाद में बदल करके इसको रोज रख दिया गया। और गैंग्रीन आपको पता होगा कि गैंग्रीन जो है एक बीमारी का नाम है, जो कि पाँव में अगर कांटा अगर जाए या कहीं भी कांटा अगर जाए उसको नहीं निकाला जाए तो उसके वजह से होता है। ऐसा मैंने आपको बताया था पार्ट 2 या पार्ट 1 में शायद। तो गैंग्रीन जो है वो किसका है? वो रोज को बोला जा रहा है, रोज पाठ जो है उसको गैंग्रीन यहाँ बोला जा रहा है। तो गैंग्रीन शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था 1934 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया था? तो अज्ञे के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका 298 में रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार के नाम बताए। तो ये अज्ञे का लिखा हुआ है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 299 मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती आई है किस पाठ में? तो मालती और महेश्वर जो है ये रोज कहानी में आए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका छूटा हुआ है, पीडीएफ में मैं दे दूंगा। ऑप्शन ए में आपका रोज होना चाहिए, तो ऑप्शन ए रोज आप इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 300, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। रोज कैसी कहानी है? तो देखिए रोज जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे। आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं और अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।